इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे 8 सिमी के आतंकियों की मुठभेड़ को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जेल से कैदियों के भागने के साथ साथ मुठभेड़ पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ऐसा पहले भी खंडवा में हुआ है, मुठभेड़ में भी ऐसा हुआ है, लिहाजा इसकी जांच निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। ओवैसी ने सवाल किया है कि कैदी इतनी जल्दी हथियारों से लैस कैसे हो सकते हैं। सीपीआई नेता डी राजा का भी कहना है कि इस एनकाउंटर के तरीके को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसके अलावा लेफ्ट ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। वहीं इसके जवाब में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। What is surprising and perplexing to me is that these under trial prisoners are wearing, they are fully clothed, they are wearing shoes, they have watches on their wrist, they have bands on their wrist, they have belts on their trousers. As an under trial, these things are not given to under trial. वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की है। अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। उन्हें मारा, अब उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं मिल सकता, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि क्या बात थी। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए कि किस हालात में वो गए, भागे, और किस हालातों में उन्हें मार गिराया। वहीं सीपीआई नेता वृंदा करात ने भी आतंकियों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये पूरा क्या उसके पीछे है, कैसे वो मारे गए, इस पर पूरे तौर पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और हम लोग भी यहाँ डिमांड कर रहे हैं निष्पक्ष जांच हो, हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में, और टाइम बाउंड हो। और सरकार को भी इस प्रकार का जो गलत प्रचार कर रहे हैं इसको भी बंद करना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके पीछे क्या क्या है, वो अभी सरकार की वर्जन बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जहां विरोधी लगातार एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको इस बीच सुनाते हैं मौके पर मौजूद आईजी योगेश चौधरी ने क्या कहा है इस एनकाउंटर पर। एक इनपुट मिला था इसमें, उस इनपुट पर वर्क करने के लिए जो जिला पुलिस भोपाल की टीम थी और सीटीजी और एसटीएफ वाली भी टीम्स थी, इन तीनों ने मिलकर जो है इन 8 आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। आरोपियों द्वारा जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायर किया गया उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर मड़ीखेड़ा पठार एरिया है, अचारपुरा के पास में, वहाँ पर ये सारे जो है इन लोगों की डेथ हो गई। और लगातार इस पर जिस तरह से सियासत हो रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से मनोज शर्मा। मनोज, सीधे तौर पर जिस तरह से पहले यहाँ पर 8 आतंकी भाग खड़े होते हैं, उसके बाद उनका खबर आती है, कुछ ही घंटों बाद एनकाउंटर हो जाता है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों को एक तरह से सामने रख रहे हैं विरोधी, और बड़ी बड़ी बातों को लगातार जो सरकार कर रही थी मध्य प्रदेश की, उसका जवाब देना मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में। तो वाकई, क्योंकि जो पूरी कहानी शुरू हुई थी, पुलिस ने सुबह कहा कि ये आईएसओ सर्टिफाइड जेल है, मतलब भोपाल की ये जो जेल है मध्य प्रदेश की आईएसओ सर्टिफाइड जेल है। इसमें से 8 कैदियों का अंडर ट्रायल का निकलना, भाग जाना
भागने के बाद हालांकि बीच में एक जेल प्रहरी की हत्या की है। बस यही एक सवाल है जो कहीं पे कहीं ना कहीं सरकार की बात को अगर कहें कि हाँ यहाँ सरकार की बात सही है। एक जेल प्रहरी की हत्या की, उसके बाद 8 के 8 लोग चले गए। 8 के लोगों को जब पुलिस से हमने पूछा कि क्या हुआ, तो बीच में जो फासला है कि मतलब यहाँ से जेल ब्रेक होने के बाद रात में तकरीबन 2:15 बजे वाकया हुआ। 2:15 के बाद 12 बजे तक पुलिस ये कह रही है, दोपहर के 12 बजे तक, कि हाँ हमने 8 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। और यहाँ से जेल जो सेंट्रल जेल है, इससे महज 15 किलोमीटर की दूरी पर। अब ये सवाल, उसके बाद जो वीडियो है, अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे कि वीडियो में एक आतंकी दिख रहा है जिसके शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये दलील हो सकती है कि उसके शरीर में हलचल दिखी इसलिए हमने गोली मारी, तो बगैर हलचल के एक शरीर पर गोली मारी गई। वहां पर पुलिस के पास एक ऑप्शन था, पुलिस चाहती तो विकल्प के तौर पर अगर किसी को जिंदा पकड़ा जा सकता है तो पुलिस इसे जिंदा पकड़ सकती थी। अगर शरीर में हलचल दिखाई दी थी तो पुलिस के लिए तो एक अच्छी बात थी कि हम इसको जिंदा पकड़ें, पूछताछ करें, मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब तो देना पड़ेंगे। खासतौर पर यह वीडियो पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच तारिक अनवर ने भी इस एनकाउंटर को लेकर प्रतिक्रिया दी है, आइए सुन लेते हैं। वो जेल से भागते हैं, फिर उनके पास हथियार भी आ जाता है उतनी देर में, फिर उनको पुलिस को जानकारी मिल जाती है कि वो कहाँ छुपे हैं, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और फिर 8 का इनकाउंटर कर देती है। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि 4 मारे जाते, 4 गिरफ्तार होते। तो कहीं ना कहीं कुछ मामला शक और शुबा की गुंजाइश रह जाती है। तो शक और शुबा की गुंजाइश है और लगातार विरोधी इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। और जैसा कि ओवैसी ने कहा और जैसा कि कांग्रेस कह रही है और सीधे तौर पर लेफ्ट के आरोप हैं कि जिन सर्कमस्टांसेस में इन 8 सिमी के आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कहां से इन आतंकियों के पास रिस्ट वॉच, बेल्ट, जूते और तमाम तरह के ऐसे इक्विपमेंट्स और हथियार आ जाते हैं कि वो न सिर्फ कांस्टेबल की हत्या कर देते हैं, 15 किलोमीटर के दायरे में महज 8 से 9 घंटे के भीतर इन सभी के सभी आतंकियों को मार गिराया जाता है। और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, आइए सुन लेते हैं। ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है कि पहले खंडवा जेल से सिमी के एक्टिविस्ट भागे, अब भोपाल जेल से सिमी के एक्टिविस्ट भागे। तो जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिलीभगत तो नहीं है। देश की सुरक्षा से आतंकवादी थे जो पूर्व में जेल से भाग चुके थे, द्वारा जब इनको जेल में पकड़ के रखा गया और जेल के हमारे गार्ड की गला रेत कर हत्या की और गला रेत कर हत्या कर ये जेल तोड़कर भागे हैं। और इसलिए कितने खूंखार आतंकवादी थे और ये कितना बड़ा खतरा हमारे देश की सुरक्षा के लिए हो सकते थे, कितने निर्दोष लोगों को मार सकते थे ये। इसलिए मेरा सब नेताओं से आग्रह है कि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो, जब लोगों के जीवन का सवाल हो, तब हम सबको इन विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। मनोज, लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ऐसे में जिन सर्कमस्टांसेस में ये एनकाउंटर हुआ है, वो बुनियादी सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, जरा रोशनी डालिए उन पर। बुनियादी सवाल एकदम जैसे कहे ना, बड़ा नेचुरल सा, बड़ा स्वाभाविक सवाल है कि पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि एक वीडियो सामने है, उस वीडियो में जो कि सरपंच की तरफ से लिया गया है, सरपंच जो गांव के सरपंच हैं, गांव के सरपंच ने दावा किया है कि वीडियो उन्होंने लिया है और सरपंच की उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आतंकी हैं और सिविलियन की आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी अहम बात है कि वीडियो में सिविलियन की आवाज़ें आ रही हैं तो आसपास सिविलियन खड़े हुए हैं और पुलिस कहती है कि हाँ उसे एक हलचल दिखाई दी और एक और गोली मार दी। तो ये सवाल पुलिस को कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा करता है कि अगर आपके सामने एक आरोपी है, माना कि वो आरोपी एक टेरर सस्पेक्ट है, अंडर ट्रायल है, अगर आपके सामने एक आरोपी है जिसे आपको अगर जिंदा पकड़ने का एक विकल्प सामने है,
तो आप उस जिंदा पकड़ने के विकल्प को मनोज, मैं आपके अपनाने पास की आऊंगी। बजाय दो खास आप मेहमान एक भी हमारे गोली साथ मारते इस एनकाउंटर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं, साथ ही साथ शहजाद पुनेवाला जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत। सुधांशु दी, शुरुआत आपसे करूंगी, चूंकि सवाल आपकी ही मध्य प्रदेश की सरकार पर उठ रहे हैं। बहुत सारे बुनियादी सवाल जिसका जिक्र मनोज भी कर रहे हैं, विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं। आखिर इस एनकाउंटर में इन आतंकियों में से कुछ को जिंदा भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन हालात वैसे नहीं दिखे। प्रश्न यह है कि आतंकी जिनके पास कुछ भी हथियार हो सकते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं है? जेल से भागते हैं, कत्ल करके भागते हैं। एक सिपाही का गला रेत के कत्ल करके भाग रहे हैं। हथियार है, स्वाभाविक तौर पे और भी उनको मदद मिल रही है। ऐसे में फर्ज क्या है पुलिस का? पुलिस का फर्ज है जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, और अगर जान माल का कहीं भी खतरा हो सकता है तो कोई खतरा उठाने की आतंकियों के साथ जरूरत भी नहीं होती। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, देश की राजनीति किस ओर जाएगी? राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई में हम किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? आपने बयान सुने हैं सबके, मुझे दुख होता है। कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे बयान प्रश्न चिन्ह उठते हैं, कभी बाटला हाउस एनकाउंटर पे, यानी कि आप कह रहे हैं सुधांशु जी कि इस तरह के एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। शहजाद पुनावाला, नहीं और क्या इसमें जी, शहजाद पुनावाला से एक जो आदमी क्वेश्चन ले लेते देशद्रोह हैं। के लिए पकड़े गए थे ना, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हथियारों से लैस थे, उनकी पहली प्राथमिकता थी एनकाउंटर करना, तो इसमें शहजाद किसी तरह की साजिश को नहीं सोचना चाहिए? मोहतरमा, अगर आपको याद होगा कि जब 26/11 का चल रहा था, पूरा अटैक चल रहा था, तो अजमल कसाब के पास जितने हथियार थे, फिर भी मुंबई पुलिस ने उसको रंगे हाथ पकड़ा और उसको मारने का वहाँ पे ऑप्शन उनके पास भी था, पर उन्होंने उसको जिंदा पकड़ा ताकि सबूत मिल सके और लिंक एस्टैब्लिश किया जा सके। मान लेते हैं कि अगर ये आतंकवादी है, इनके पास जो हथियार थे, आपके वीडियो ने बड़ा एक्सपोज किया है कि इनके पास कौन से तरीके के हथियार थे, और वो सारे ज़मीन पर सोए हुए थे, शायद अधमरे थे। ऐसी हालात में पहले तो ये रूल्स है, SOP है कि आप किसी अधमरे व्यक्ति को गोली क्लोज रेंज से नहीं मार सकते। फिर भी आपने उसको डिसेबल कर दिया था, आप उसको हिरासत में ले सकते थे। ये जिस तरीके से ये मुठभेड़ की गई है, इस पर कई सवाल उठते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये देश का कानून है कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर होता है तो शहजाद पुनावाला या सुधांशु मित्तल के कहने पर नहीं, कानून के कहने पर उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में इंटरवीन करने के लिए शहजाद कहा जा रहा है। सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, सीधा सवाल आपसे, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि पुलिस वाला एक आता है और महज 7 से 8 फीट की दूरी पर फायर कर देता है। जो सामने शव पड़ा है वो जिंदा है या फिर मृत है, ये कहना बहुत मुश्किल है। उसने ऐसा कहा कि हल्की सी हलचल हुई और उसने फायर कर दिया। प्रश्न ये है कि ये एनकाउंटर जिन हालात में, जिन सर्कमस्टांसेस में किया गया है, उसमें सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल वीडियो से जाहिर भी हो रहे हैं। इसमें सवाल क्या उठ रहे हैं पहले मुझे बताएं तो एक इतनी नजदीक से जब शव ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी कोई पहले जमीन पर पड़ा हुआ है, वो अधमरा है या फिर मरा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, और आप आते हैं और सीधे फायर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से तैयारी की हुई थी, इस तरह से पहले से ही शव थे, मरे हुए थे और दिखाने के लिए फिर फायर किया गया है। एनकाउंटर होता है तो सर काफी फासला होता है, ये तो आप मानेंगे ना। सिर्फ 7 से 8 फीट की दूरी पर शव पड़ा और फायर होता है तो सवाल उठेंगे, जिसको विपक्ष उठा रहा है। नहीं प्रीति जी, ये तो सवाल अभी आप ही ने उठाया, इससे पहले किसी ने नहीं उठाया कि वो शव पहले से वहां पड़े हुए थे। प्रश्न तो उठ रहा था कि जब हिला तो उसको मारा क्यों गया। प्रश्न ये थोड़ी उठ रहा है कि वो शव पहले मरे थे और ये फर्जी दिखाया गया। ये तो किसी का प्रश्न ही नहीं है। तो कृपा करके प्रश्नों को जो है हम लोग और ना जोड़ें। सीधी सी बात है कि एक आतंकी जेल से एक शहजाद पुनावाला, सुधांशु जी कह रहे हैं सवाल कोई है ही नहीं इस एनकाउंटर को लेकर। शहजाद पुनावाला, मोहतरमा, मैं आपको एक कानून के जानकार की हैसियत से कह रहा हूं, हमारे मुल्क में कानून का निज़ाम है और उसके तहत अगर कोई अपराधी भी है, कोई कन्विक्टेड भी है, तब भी उसको बीच चौराहे पे गोली मारकर उसकी हत्या नहीं की जा सकती। तो अगर कोई अधमरा लेटा हुआ है, उसको गोली मारना पुलिस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से इन लोगों ने जेल से ये लोग भागे हैं, 20 फुट की लंबी ऊंचाई पार करके, उनके पास बेडशीट कहाँ से आई, उनके पास ये हथियार कहाँ से आए, ये सारे सवाल आपके करस्पॉन्डेंट्स ने दिन भर उठाए हैं। और इस पे भी सवाल उठता है कि किस तरीके से खांडवा के बाद तुरंत ही फिर से मध्य प्रदेश की एक और जेल तोड़कर
सिमी के तथाकथित आतंकवादी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। तो सुधांशु ये जी, दो जवाब तरीके के दीजिए। सवाल उठते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इसीलिए तो जांच हो रही है। जांच क्यों नहीं हो रही? वहां पे एडीजी को हटाया गया, वहां पे आईजी को सस्पेंड करा गया, वहां पे एक हेड कांस्टेबल की हत्या करके ये भागे हैं। तो अगर ये इसके अंदर कोई मिली भगत होती तो हत्या कोई हो जाती किसी पुलिस वाले की। कुछ बोलने से पहले मुझे लगता है कुछ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जहां तक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई नहीं हुई, अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है तो कानून अपना काम करेगी, कोर्ट है, कोर्ट अपना काम करेगी, उसमें कौन सा पीछे। और दूसरा एक और चीज समझिए, वो पड़ा था, वो गोली से जख्मी होकर भी पड़ा हो सकता है। ये तो एक पक्ष आपने देखा ना, एक ही से। उससे पहले के क्या है, जब तक उसकी जानकारी ना ले लें क्यों हम लोग कंक्लूजन पे आ रहे हैं। शहजाद, निष्कर्ष पर बहुत जल्दबाजी में पहुंच रहा है विपक्ष। देखिए, मुझे उनकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही, पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कई बीजेपी शासित राज्यों में ये चलन रहा है कि जब जब भी कोई ऐसे तत्व उनको खटकते हैं तो वो उनका सीधा सीधा फर्जी एनकाउंटर कराते हैं। ये इनका इतिहास रहा है। ऐसे कौन से रहस्य थे जिनके तहत इन लोगों को मारा गया? ये भी जानना होगा कि एनआईए जिनके पास ये जांच दे रहे हैं, एनआईए ने जो दूसरे एनकाउंटर जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें रोहिणी सालियान और बाकी के लोगों पे प्रेशर डालने की कोशिश की है। एनआईए की जांच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसके लिए मजिस्ट्रेट की जांच। और आपके वीडियो को मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच कराए, क्योंकि एनआईए कॉम्प्रोमाइज है। वो मोदी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एनआईए नहीं रहा है वो। और उसकी जांच जो कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने किस तरीके से मुस्कुरा रही है आपकी सरकार किस तरह के एनकाउंटर्स की। शहजाद पूनावाला इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे 8 सिमी के आतंकियों की मुठभेड़ को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जेल से कैदियों के भागने के साथ साथ मुठभेड़ पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जिन हालात में इन एनकाउंटर किए गए आतंकियों के कपड़े और जो चीजें उनसे मिली है वो बरामद हुए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। What is surprising and perplexing to me is that these under trial prisoners are wearing, they are fully clothed, they are wearing shoes, they have watches on their wrist, they have bands on their wrist, they have belts on their trousers. As an under trial, these things are not given to under trial. ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है कि पहले खंडवा जेल से सिमी के एक्टिविस्ट भागे, अब भोपाल जेल से सिमी के एक्टिविस्ट भागे। तो जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिलीभगत तो नहीं है। सुधांशु जी, इसी पर आपका जवाब। जिस तरह से दिग्विजय कह रहे हैं कि आतंकी सरकारी जेल से भागे, खंडवा में पहले ऐसा हो चुका है और किसी विशेष योजना के तहत वो भागे हैं, इस पर आपका रिएक्शन? मुझे लगता है राजनीतिक कुंठा में संतुलन और विवेक दोनों जो है बिगड़ चुके हैं। उससे पहले उनकी बात करूं, अभी आपने शहजाद का सुना कि ये मामला हम अल्पसंख्यक आयोग के पास लेके जाएंगे। देखिए कितनी भद्दी कोशिश हो रही है इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की। इसका अधिकार क्षेत्र जो आता है वो मानव अधिकार आयोग का आता है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे क्योंकि इनको मानव अधिकार से क्या लेना। इनको तो क्योंकि मुसलमान हैं इसलिए सांप्रदायिकता के द्वारा अपनी रोटियां सेकें, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो चाहे किसी का। आज ये किसके साथ खड़े दिखते हैं? कभी ये पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, कभी जो विद्यार्थी जो है वो अफजल गुरु की तारीफ कर रहे, कभी उसके साथ खड़े दिखते हैं। कभी बाटला एनकाउंटर के अंदर मोहन चंद शर्मा के जो की शहादत हुई उसके खिलाफ खड़े दिखते हैं। आज क्या हो गया है? राजनीति में अगर इतना भी आचरण में विवेक नहीं बचे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई में हमें एकजुट से लड़ना आप चाहिए। जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। मोहतरमा, मैं आपको बता दूं कि हम जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं उसको आजकल लोग व्यापम प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 से ऊपर लोगों की संदिग्ध
परिस्थितियों में हत्याएं हो गई, जिसमें एक पत्रकार शामिल था। तो किस तरीके से लोगों को यहाँ पे मार दिया जाता है, ये आप भी जानती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच करवाई। इसलिए इस मुद्दे पर आपने पूछा कि मैं अल्पसंख्यक आयोग क्यों जा रहा हूँ। मोहतरमा, इस मुल्क में अल्पसंख्यक आयोग एक राष्ट्रीय कानून के तहत बना है और वो इन्हीं मामलों के लिए बना है, जब लोगों के अधिकारों का हनन हो तो उसको ले जाए। मैं अगर आपकी वीडियो को ले जाता हूँ और वहाँ पे रखता हूँ एक निष्पक्ष जांच के लिए, तो अगर इनकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो इनको क्यों डर महसूस हो रही है। और तीसरी बात, मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या इस मुल्क में फर्जी एनकाउंटर करा के लोगों को, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो, मारने का हक किसी भी पुलिस को है? अगर नहीं है तो इस बात को अगर कोई चैनल उठाता है, कोई हम उठाते हैं, तो हम किसी पाकिस्तानी के साथ कैसे खड़े हुए? पाकिस्तान के साथ और बुरहान वानी के साथ इनकी कश्मीर की बुआ, महबूबा मुफ्ती खड़ी है, और ये महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं। अपनी कश्मीर की बुआ को जो नहीं बोल पाते, वो दूसरे लोगों के इंटेग्रिटी पर सवाल उठाते हैं। मुझे हंसने के जैसे महसूस होता है, मुझे हंसी महसूस होती है कि जो लोग बुरहान वानी और अफजल गुरु को अपने चहीते कहलवाते हैं, उनके साथ सरकार बनाते हैं, वो दूसरों पे उंगली उठाते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। प्रीति जी, फिर आपने देखा कितनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। भाई, मानव अधिकार आयोग किस लिए बना था? मानव अधिकार आयोग इसीलिए बना था, अल्पसंख्यक आयोग इसलिए नहीं बना था। अधिकार आयोग फिर आप ले जाइए। चुप रहिए ना आप बीच में, आप में थोड़ी आपको मानव अधिकार आयोग ले जाना, आप वहां ले जाइए। मुझे अल्पसंख्यक आयोग ले जाना, मैं वहां ले जाऊंगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? जी, मैं क्या कहूंगा, आप एनआईए की जांच क्यों करवा रहे हैं? शहजाद पूनावाला, सुन लेते हैं सुधांशु जी को। सुधांशु जी, तो अल्पसंख्यक आयोग बन क्यों? ऐसी बौखलाहट किस बात का परिचय देता है? आज इनके आचरण से इनकी देशभक्ति और इनके देश प्रेम पे ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्योंकि हर बार ये किसके साथ खड़े होकर दिखना चाहते हैं। ये अभी आपने ओवैसी का सुना, ओवैसी कह रहे हैं इनके पास शर्ट्स थी, इनके पैंट पहने हुए थे, जूते थे। अरे जब भागे थे, भगाने में जिन्होंने भगाने में मदद दी, उन्होंने ये सारी चीजें दी होंगी, नहीं दी होंगी? वो जेल के कपड़े में उनको भगाने की कोशिश करते, उसके बाद कैसे कैसे कुतर्क दिए जा रहे हैं। मैं हैरान हूं। कोई विवेक से सोच के एक गंभीर स्थिति में आतंकवादी जेल तोड़ के भागते हैं, कितना बड़ा खतरा देश के लिए, लोगों के लिए होता है। लेकिन सुधांशु जी, ये बार-बार सवाल तो उठेंगे ना, खंडवा की जेल से भी सिमी के आतंकी भागते हैं, फिर यहाँ भोपाल की सरकारी जेल से भी सिमी के आतंकी भागते हैं। इतनी लापरवाह है क्या मध्य प्रदेश की जेलें या वहाँ का प्रशासन? जिसमें अगर वहां पे लापरवाही नहीं होती तो एक हेड कांस्टेबल का कत्ल हो चुका होता, एक इंस्पेक्टर जनरल जो है वो सस्पेंड हो चुका होता, एडीजी ट्रांसफर हो चुके होते। अगर कुताही नहीं होती, किसी ने ये कहा है क्या कुताही नहीं हुई है? बहुत बड़ी कुताही है और इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे प्रशासन के, जेल के। लेकिन वो एक चीज है, लेकिन आतंकी भाग जाएं, कत्ल करके भाग जाएं और ये कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई दिखे, क्या हो गया है? कुछ तो राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे। शहजाद पूनावाला, आतंकियों के साथ खड़ी है कांग्रेस, सुधांशु जी कह रहे हैं। मोहतरमा, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूं कि कभी भी मेरी पार्टी या मैंने अफजल गुरु को और बुरहान वानी को शहीद नहीं कहा। जिन लोगों ने कहा, उनके साथ सुधांशु मित्तल की पार्टी ने अलायंस की हुई है। उनको कहिए कि महबूबा मुफ्ती से जाके कहे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहले ये लोग इतने बड़े आतंकी अगर है तो ये 2 बार जेल तोड़ के कैसे जाते हैं? सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है भोपाल जेल का? ये सारे सवाल पैदा होते हैं कि उनके पास हथियार कहाँ से आए, वो लोगों को पास चादर कैसे आई जिससे कि वो कूद पड़े, कैसे वो लोग 11 किलोमीटर दूर तक पहुंच पाए? ये सवाल पहले उठते हैं। और दूसरा सवाल उठता है कि जब अधमरे लोग पड़े हुए हैं जमीन पर, उनको गोली मारकर उनको मारने का हक किसके पास है? तो ये 2 सवाल अगर मैं किसी निष्पक्ष आयोग के पास ले जाता हूं तो ये मुझे पाकिस्तानी घोषित करते हैं। मैं सुधांशु जी से फिर से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि वो मुझे बताए कि अगर ये इस मुल्क में फर्जी एनकाउंटर करना, ये क्या उनका संवैधानिक हक वो समझते हैं क्या? अगर कोई चैनल ये बताता है तो वो चैनल पाकिस्तानी हो चुका है क्या? ये गलत बातें कर रहे हैं, ये देश को भ्रमित करने की बातें कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल, देखिए आतंकवादियों का कैसा ये बचाव लेके चले हैं। वो अधमरे कैसे हुए आपने जाना? वो अधमरे उस पुलिस एनकाउंटर के पहले जो एनकाउंटर में गोली चली उससे हुए हैं। सारा जो है एनकाउंटर सिर्फ आखिरी गोली जो दिख रही है वो नहीं है। 8 मारे हैं, 8 और 8 मरे एनकाउंटर के अंदर। लेकिन देखिए किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। इन्होंने तो पहले ही तय कर रखा है कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है।
जिस मानसिकता में कुंठित राजनीति करते हुए ये आज देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल रहे हैं, आपको लगता नहीं है इतनी विकृत मानसिकता के साथ देश के साथ ये अन्याय कर रहे हैं? मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो वीडियो दिखाया वो आखिरी वीडियो है ना। 8 जने मरे हैं भाई, 8 जने मरे, उनमें पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। आप पहले सीक्वेंस देखिए, कैसे क्या हुआ, कहां से आए, क्या हुआ, पुलिस को किसने सूचना दी, सूचना के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई हुई, कैसे घेराबंदी हुई, घेराबंदी होने के बाद क्या क्या गतिविधि हुई, ये किसी को जानने की जरूरत नहीं है। शहजाद, ये ये वीडियो आधा सच दिखा रहा है जिसको लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सुधांशु जी कह रहे हैं। मोहतरमा, हमारे देश में कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा गया है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब कि जुडिशरी के बाहर जाकर किसी की किलिंग होती है, उसको संदिग्ध माना जाता है जब तक कि उसके तथ्य एस्टैब्लिश एक मजिस्ट्रेट नहीं करता। तो मुझे पाकिस्तानी कहना, किसी चैनल को के ऊपर सवाल उठाने से बेहतर सुधांशु मित्तल जो कानून में हमारे है उसके ऊपर पालन करे। अपने आप को ये कहना कि हमने सही एनकाउंटर किया, वो कानून के खिलाफ है, वो एक तरीके से मानव अधिकार का उल्लंघन है। और मुझे सबसे बुरी बात यह लगती है कि सुधांशु मित्तल ने अभी तक एक जेल मंत्री जो मध्य प्रदेश का, उनका इस्तीफा नहीं लिया, गृह मंत्री मध्य प्रदेश का इस्तीफा नहीं लिया इस्तीफा किसका, किसकी तबादली की, छोटे छोटे अफसरों की। अगर इन लोगों को सही में एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो गृह मंत्री का इस्तीफा ले, जेल मंत्री का इस्तीफा ले, तब तो हम समझे कि ये निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं। जो बात शहजाद आप उठा रहे हैं इस पर हम जरूर आगे बातचीत करेंगे। चीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अरे एक और नहीं यार, अभी वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। अरे एक और नहीं यार, अभी वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। सुधांशु जी, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की आवाज आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी। ऐसा लग रहा है कि पुलिस अपनी पीठ खुद थपथपवाने के लिए इस तरह की गोली चला रही है और वहां मौजूद लोगों के बीच अपने आप को गदगद महसूस कर रही है। टीसी जी, मैंने जैसा पहले आपसे कहा, इसका अच्छा ये होगा कि इसका विश्लेषण करने से पहले पूरा जो हादसा है, पूरा वाकया है, उसका हम लोग चित्रण करें। कैसे क्या हुआ, कहां से खबर आई, कितने लोग गए, क्या था, कौन से गांव में गए, कैसे घेरा गया और कैसे कैसे फिर उसमें आगे हुआ, तब इसमें सही विश्लेषण होगा। दूसरी बात, अभी शहजाद पूनावाला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहे थे। शायद शहजाद पूनावाला ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा नहीं है। उनसे कहिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 46 1 और 2 पढ़ लें। 1 और 2 में जो व्यक्ति जिसके ऊपर गंभीर संगीन आरोप है उसको पकड़ने में उसकी मौत तक का भी इजाजत दे रखी है। उसने नहीं पढ़ा हो तो कम से कम बोलना नहीं चाहिए है, क्योंकि क्या है, एक जिम्मेदार प्रवक्ता की तरह आपको सत्य का साथ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देश के लिए आप झूठ बोल दें, खतरनाक साबित हो सकते थे, पुलिस ने भी ये कहा है और इसी के तहत इस एनकाउंटर को किया गया है जिसमें एक को भी जिंदा नहीं पकड़ने की कोशिश हुई। इस पर आपका रिएक्शन, और इसको बहुत संजीदगी से देखा जाना चाहिए। सुधांशु जी ऐसा कह रहे हैं। मोहतरमा, ऐसे है कि ये पहली बार इस मुल्क में एनकाउंटर नहीं हो रहा है। कई बार ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा है कि किसी भी तरीके से रूल ऑफ लॉ को अपने हाथ में। क्या हुआ सीआरपीसी 46 प्लीज मुझे सुधांशु जी आप बीच में ना बोले। सुधांशु जी प्लीज बीच में आप मत बोलिए। मोहतरमा, या तो आप हमें बोलने का मौका दे या सुधांशु जी को चुप कराएं। कहिए शहजाद। किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी एक प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए कानून को अपने हाथ में ले ले और जब किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है उसका फर्जी एनकाउंटर कराए। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, मैंने नहीं तय किया। तो अगर ऐसी फर्जी एनकाउंटर की जो स्थिति पैदा हो रही है, जो आपके वीडियो से दिखाई दे रही है, तो इसकी जांच होना ये हमारे कानून के तहत है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश पुलिस का इतिहास देख लीजिए। उनको सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले में फटकार लगाते हुए सीबीआई को मामला सौंपा क्योंकि 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी थी। बीजेपी का इतिहास देख लीजिए, गुजरात में कई
कई फेक एनकाउंटर कराने के ये इनके पास महारत हासिल है, और इनके कौन सरगना कितना फेक एनकाउंटर कराते हैं दुनिया भर को पता है। सुधांशु जी से तो जवाब रहे थे। सुधांशु जी, आपको तो फर्जी एनकाउंटर करवाने में महारत हासिल है, इनको क्यों खल रहा है? सुधांशु जी। प्रीति जी ऐसे विकृत वक्तव्यों के बारे में चर्चा भी करना मुझे लगता है इस देश की तौहीन है। जो हुआ गुजरात के अंदर, सारी जुडिशियल प्रोसेस ने उसकी स्क्रूटनी करके उसको जो है सही पाया। उसके बाद भी अगर ये कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर वो उनको आरोपी ठहराना चाहते तो ठहराते रहे भाई, ये तो हक इनका है, क्योंकि ये तो हमेशा किसके साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। ये अफजल गुरु के लिए जो कहते हैं हम शर्मिंदा है अफजल गुरु तेरे कातिल, वो तो महबूबा मुफ्ती ने कहा है, महबूबा मुफ्ती उनको अपना गुरु मानती है, वो देशभक्त मानती है, अपना वफादार मानती है। आप उनसे समर्थन कर रहे हैं। आप दिख गए ना, आपका चरित्र दिख गया, आपकी बौखलाहट दिख गई, क्योंकि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली महबूबा मुफ्ती आपके साथ है। महबूबा मुफ्ती ने 6 साल तक आपके साथ सरकार चलाई है मानने पर, अगर आपको नहीं पता। यानी कि जब जिसको मौका मिला है उसने अपने समझदारी के हिसाब से घटनाओं को भुनाया है और सत्ता में रहा है। आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।